वो सब चीज़ को देखते रहिए, सुनते रहिए और प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए। बाकी ऑनलाइन प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर चाहे तो, अगर इच्छा है तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन को भी हम PDF फॉर्मेट में आपको दे रहे हैं, जिससे कि आप लोग जो है इसको घर बैठ के OMR शीट का यूज करके भी दे सकते हैं, ठीक है। तो वो भी काम कर लीजिएगा। और OMR का जो PDF होगा, मैं आपको जो BPSC ने दिया था वही PDF ऐसे हमने ग्रुप में भेज भी दिया था, तो उसी को प्रिंट करवाइएगा, जिससे आपको जो फाइनल एग्जाम में वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। जो आपका OMR होगा मैं फिर आज WhatsApp ग्रुप में भेज दूंगा OMR शीट का। ऐसे आपका BPSC साइट पे भी दिया गया है, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो अपना BPSC साइट से जो है OMR लोड कर लीजिए और उसको बनाइए, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ वर्ल्ड हिस्ट्री का है। देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन, मुझे लगता है 10 से 15 क्वेश्चन के अंदर ही आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैक्सिमम जो आपका जो हिस्ट्री का सेक्शन होगा उसमें आपको एनिशिएंट, मिडेवल, मॉडर्न और वर्ल्ड चारों से है, तो पूरे सिलेबस में से रहेगा तो 10 क्वेश्चन के आसपास मान के चलिए रह सकता है वर्ल्ड हिस्ट्री का, मैक्सिमम 15, उससे ज़्यादा तो नहीं रहने वाला है। और 10 क्वेश्चन आपके टफ नहीं पूछे जाएंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन बिल्कुल आसान ही पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको घबराने की बात ही नहीं है बिल्कुल। और जितना ऑब्जेक्टिव हमने करवाया है, जो वीडियो दिया है या PDF जो भी है, उसको बस देख लीजिए। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की थी, ठीक है। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जो है अमेरिका को किसने सहायता किया था, ठीक है। क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में वहाँ पे युद्ध होगा, क्योंकि ब्रिटेन का ही उपनिवेश था अमेरिका का भी, ठीक है। तो उस समय जो है, चूंकि उससे पहले जो है सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। तो इसका बदला लेना चाह रहा था फ्रांस, और इसीलिए फ्रांस ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किसको मदद कर दिया, अमेरिका को मदद कर दिया, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर जो है दोस्ती की भूमिका निभाई, चूंकि यहाँ पे जो है फ्रांस का भी दुश्मन इंग्लैंड था और अमेरिका भी इंग्लैंड के ही खिलाफ लड़ रहा था, तो इसीलिए फ्रांस ने क्या किया था, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका को मदद किया था, ठीक है। हाँ, क्या लिख रहे हो, 1 to 5 का है, नहीं 1 to 5 का नहीं है, ये पढ़ लीजिए। अगर ऑनलाइन आए हैं तो खराबी तो करेगा नहीं, अब क्या पता 1 to 5 में भी वर्ल्ड हिस्ट्री कहीं क्वेश्चन पूछ दिए जाए, क्योंकि 9, 10, 11, 12 की सिलेबस की बात बार बार किया जाता है, तो एक बार देखने में कुछ जाता नहीं है। देखने की इच्छा है देखिए, नहीं तो सिलेबस में तो मेन रूप से उसने तो केवल वर्ल्ड ये मॉडर्न हिस्ट्री ही लिखा गया था, लेकिन पढ़े तो हम लोग एनिशिएंट मिडेवल भी। अगर इच्छा करे तो पढ़िए, नहीं तो कोई ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बाकी क्या आएगा सिलेबस में ये कह पाना, खास करके 1 to 5 में इतना वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछना चाहिए, बाकी अब क्या करेगा वो तो आयोग जाने, ठीक है। चलिए, अमेरिका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड का पराजय का मुख्य कारण क्या था, इंग्लैंड क्यों हारा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ ही था इंग्लैंड और अमेरिका के बीच में, तो आपको पता होगा इंग्लैंड क्यों हारा, क्या कारण था अमेरिका को हारने का। तो देखिए, यहाँ पे जॉर्ज तृतीय की दूरदर्शिता ये उतना कारक नहीं था, हिंग दल वाले द्वारा सरकार का विरोध ये भी नहीं, मेन रूप से जो है वहाँ पर इंग्लैंड जो था उस समय युद्ध में अकेले युद्ध लड़ा, और उस समय चूंकि वो उपनिवेश पूरे विश्व में स्थापित कर चुका था, और इंग्लैंड जो है यहाँ पे एक कह सकते हैं कि वो यहाँ पे चूंकि उसके पास और भी उपनिवेश थे, और भी उपनिवेश पे जैसे भारत था या अफ्रीका था, तो वो उस पर भी अपना ध्यान केंद्रित किए हुए था, ठीक है। तो केवल अमेरिका तो था नहीं, तो पूरा कह सकते हैं कि इंग्लैंड ने जो है इस युद्ध में किसी की मदद भी नहीं ली और अकेले लड़ा, और अमेरिका और इंग्लैंड के बीच की दूरी भी अच्छी खासी है, तो कहीं ना कहीं ये सब कई कारण थे जिसमें कि, और अमेरिका जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो मध्यम वर्गीय जो लोग थे वो सशक्त हो जाते हैं, और पूरा, और चूंकि ये सब लोग ब्रिटेन के ही वासी रहते हैं, चूंकि अमेरिका जो नई दुनिया की जब खोज हुई तो ब्रिटेन से ही लोग जो है व्यापारी लोग जा करके बसे थे, और उनको स्वतंत्रता चाहिए, और वो जान रहे थे किस प्रकार से जो है औपनिवेशिक शोषण इंग्लैंड के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड अकेला पड़ गया, तो ये प्रमुख कारण था। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड का जो हारने का जो प्रमुख कारण था वो इंग्लैंड का अकेले युद्ध करना था, ठीक है, मेन कारण था।
अमेरिका का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1776, लेकिन जो संविधान जो लागू हुआ अमेरिका में, ठीक है, संविधान किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1789 ईस्वी में अमेरिका में जो है आपका संविधान बन करके तैयार हुआ और संविधान को लागू किया गया था। ठीक है, सबसे पहले देखिए संविधान लागू हुआ अमेरिका में, लेकिन संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरुआत फ्रांस ने भी कर दिया था। ठीक है, तो अमेरिका का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1789 ईस्वी में, ये याद रखिएगा। इंग्लैंड के कैबिनेट प्रणाली के विकास में किसका योगदान था? तो जो छोटा पिट नाम से जाना जाता था उसका वहाँ के कैबिनेट प्रणाली के विकास में जो इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई, तो छोटा पिट का योगदान था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा? जब फ्रांस की सेना अमेरिका की मदद करने आए, अमेरिका इंग्लैंड के खिलाफ में, तो स्वाभाविक सी बात है उनको भी लगा कि हमारे यहाँ भी राजशाही शासन हो रहा है, तो उसका विरोध किया जाए। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो चूँकि फ्रांस ने अपनी सेना अमेरिका को भेजा, तो उसकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी थी नहीं और भी वहाँ की स्थिति खराब हो गई। ठीक है, तो जिस कारण से जो है फ्रांस के लोगों ने जो है वहाँ की जो शासक था उसके खिलाफ में युद्ध करना शुरू कर दिया। तो मेन कारण था अर्थव्यवस्था दुर्बल हो गई, जिस कारण से जो है वहाँ पर भी फिर से क्रांति जो है फ्रांस में स्टार्ट हो गई थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, अब क्या होगा कि अब चूंकि ब्रिटेन का ही शासन था भारत पर भी ब्रिटेन का ही था उपनिवेश बना करके, और अमेरिका पर भी था। जब उसके पास से अमेरिका हाथ से गया तो वो सारा फोकस किस पे करेगा? भारत पे। और क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोषण बढ़ेगा, यही होगा। और क्या होगा, क्योंकि अब इसके हाथ से अमेरिका चला गया तो अब ये कच्चे माल की प्राप्ति भारत से करेगा। अब देखिए ऑप्शन पढ़िए, भारतीय राजाओं की स्थिति सुदृढ़ हो गई? बिल्कुल नहीं। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन हुआ? बिल्कुल नहीं। आंग्ल फ्रांस संघर्ष भी प्रारंभ हुआ। अब देखिए, हाँ, ये कारण हो सकता है, चूंकि प्रभाव हो सकता है, चूंकि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जब वहाँ पे चूंकि फ्रांस ने अमेरिका का मदद किया, ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ब्रिटेन का दुश्मन हो गया फ्रांस। तो भारत में चूंकि फ्रांस भी थे उस समय उपनिवेशिक शासक के रूप में और इंग्लैंड भी था, तो यहाँ पर भी जो है एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष की स्थिति देखी गई, यानी अंग्रेज जो है फ्रांस के बीच में युद्ध यहाँ पर भी देखने को मिला। लास्ट में आपको अंग्रेजों की ही जीत होती है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से सुन पा रहे हैं और समझ भी पा रहे होंगे। किन्हीं को कोई दिक्कत होगा तो आप मैसेज कर सकते हैं। बहुत अच्छा, इसी तरीका से जवाब देते रहिए। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या हुआ अमेरिका में? तो अमेरिका एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था के रूप में पूरे विश्व में पहला प्रयोग हुआ और वहाँ पे राष्ट्रपति चुने गए। तो जॉर्ज तृतीय का पतन, ये सब तो था ही, लेकिन महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये आगे चल करके बनेगा, अभी नहीं बना है। ठीक है, तो मेन रूप से स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव यही हुआ कि वहाँ पे जो है राजतंत्रात्मक के जगह गणतंत्रात्मक व्यवस्था का प्रयोग पूरे विश्व में पहली बार हुआ। ठीक है, तो ये यहाँ पे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। पुरातन व्यवस्था किसे कहा जाता है? यानी आपको पता होगा पुरातन व्यवस्था के खिलाफ ही जो है फ्रांस में जो क्रांति हुई थी। जो फ्रांस के राजा थे और वहाँ की जो स्थिति थी, सैनिक प्रणाली या जो भी अधिकारी वर्ग थे बहुत ज़्यादा शोषण कर रहे थे। जो उसका तृतीय वर्ग था, थर्ड स्टेट, वो बहुत ज़्यादा परेशान था। ठीक है, तो पुरातन व्यवस्था किसे कहा जाता है? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व की स्थिति। तो स्वाभाविक सी बात है पूर्व की ही स्थिति होगी। 1789 के पहले की जो स्थिति थी फ्रांस की वो बेहतर नहीं थी, और फ्रांस की क्रांति को हमने आपको अच्छे से समझाया है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो जाकर के देखिए। आपके जो लाइव सेशन में भी वीडियो पड़ा होगा, फ्रांस की क्रांति को हमने अच्छे से समझाया था। रूस की क्रांति को भी पढ़ाया है, अमेरिकी क्रांति को भी पढ़ाया है, अमेरिकी गृह युद्ध को भी पढ़ाया है।
या कंटेंट में वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक में आपको अच्छे से। तो मैंने बोला एक बार आप सुन लीजिए और ऑब्जेक्टिव को देख जाइए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग खामखा जो है परेशान हो जाते हैं बिना मतलब का, ठीक है। केवल और केवल आपने जो कंटेंट में वीडियो डाला हुआ था, मेरा कॉन्सेप्ट वही है, और ऑब्जेक्टिव बना लेते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, पुरातन व्यवस्था किसे कहा जाता है? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व जो फ्रांस की स्थिति थी वो पुरातन व्यवस्था थी, ठीक है। अब देखिए, समाज जो था फ्रांस का कितने भागों में बटा था? 3 स्टेट में हमने बोला था, ठीक है। फर्स्ट में आपका जो है पुजारी लोग आते थे, दूसरे में शासक वर्ग अधिकारी लोग, और तीसरे में जो कृषक श्रमजीवी वर्ग था वो आता था, और दोनों मिलकर के तीसरे वर्ग का शोषण और कर सारा तीसरा वर्ग ही देता था। 3 स्टेट हमने बताया था ये सब, ठीक है। तो फ्रांसीसी समाज कितने अगर आपने नहीं देखा है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंटेंट में होगा या लाइव सेशन में भी होगा। फ्रांसीसी हमने दोबारा तिबारा लिया है इस टॉपिक को। फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? तो 3 वर्गों में बटा हुआ था। फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? तो उस समय बुर्बो वंश का शासन था। किस वंश का शासन था? बुर्बो वंश का शासन था। स्टेट्स जनरल किस प्रकार की संस्था थी? तो स्टेट्स जो जनरल था वो प्रतिनिधियों की एक कह सकते हैं कि संस्था थी, प्रतिनिधियों की। स्टेट्स जनरल जो था उसमें सारे प्रतिनिधि आते थे, जो भी 600 की संख्या में थे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, फ्रांस में करों का बोझ किस पर था? तो सबसे जो सर्वसाधारण वर्ग था, जो तृतीय स्टेट के लोग थे, उन्हीं को कर देना होता था। कुलीन जो थे, राजतंत्र के लोग, उनको नहीं देना होता था, या दूसरा भूमि स्वामी वर्ग था उसको भी नहीं देना पड़ता था। देना किसको पड़ता था? सारा टैक्स तो थर्ड स्टेट यानी सर्वसाधारण थे उनको देना पड़ता था। तो ये सब फ्रांस की क्रांति को आप एक बार केवल देख लीजिएगा, उसी में बन जाएगा। लुई 16वां किस वर्ष गद्दी पे बैठा था? तो लुई 16वां जो है 1774 में गद्दी पर बैठा था। लुई 16वां बहुत ही भ्रष्ट शासक था, ठीक है। कब बैठा था? 1774 में। किसने कहा था मेरी इच्छा ही कानून है? ठीक है। तो यह बात किसने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है, मतलब जो मैं चाहूँगा वही कानून बन जाएगा, ठीक है। तो यह बात लुई 16वां ने ही बोला था कि मेरी इच्छा ही कानून है। राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी? तो उसके लिए पार्लियामेंट थी, लेकिन पार्लियामेंट प्रभावी नहीं थी, वो चापलूसी करने लगी थी, ठीक है। आप कहानी पढ़िएगा तब समझ में आएगा। पार्लियामेंट थी निरंकुश राजतंत्र को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो राजा के खिलाफ नहीं कुछ बोलती थी, बल्कि और उल्टे उसकी चापलूसी करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभ लेना चाहती थी, ठीक है। तो पार्लियामेंट थी। फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या है? तो देखिए, प्रशासनिक एकरूपता बिल्कुल नहीं, ये तो एकदम उसकी विशेषता थी ही नहीं। प्रशासनिक एकरूपता वहाँ पे बिल्कुल था ही नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था? प्रशासनिक विभिन्नता थी, भिन्नताएं थी, तो ये प्रमुख कारण था। लेटर द कैच क्या है? लेटर द कैच क्या था? तो एक प्रकार का कह सकते हैं, लेटर द कैच जो था वो आपका राजाज्ञा था। राजा का पत्र जो होता था, जो आज्ञा होता था, लेटर द कैच के नाम से जाना जाता था। टाइद तो एक प्रकार का क्या था? टाइद एक प्रकार का कर था, ठीक है। टाइद एक प्रकार का क्या था? कर था, जो कि पादरी लगाते थे और वसूली भी पादरी करते थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, टाइद किस प्रकार का कर था? तो पादरियों द्वारा वसूला जाने वाला कर था। बुजुर्गा वर्ग किस वर्ग के अंतर्गत आते थे? तो बुजुर्गा वर्ग मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग। तो उस समय जो बुद्धिजीवी वर्ग थे वो भी तृतीय स्टेट में ही थे। कुलीन प्रथम स्टेट में, द्वितीय में भूमि स्वामी वर्ग था, और तृतीय में बुजुर्गा हो, वैज्ञानिक हो, चाहे उस समय जो भी डॉक्टर हो, चिकित्सक हो, सब थर्ड स्टेट में ही आते थे। टाइल किस प्रकार का कर था? ठीक है। तो टाइल जो था, टाइड या टाइल लिखा रहे तो एक प्रकार के कह सकते हैं कि यह एक प्रत्यक्ष कर था। टाइल एक टाइल था, एक टाइल था, ठीक है। टाइद तो पादरी का धार्मिक था, टाइल प्रत्यक्ष कर था, ये याद रखिएगा। नहीं तो इसको एक बार देख लीजिएगा, जहाँ तक कि मुझे याद है, नहीं तो एक सेकंड रुकें, मैं देख लेता हूँ इसको, ठीक है।
तो आतंक का राज किसने स्थापना किया था? तो रॉबस्पियर ने किया था। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों ने कौन सा राष्ट्र नहीं था? मित्र राष्ट्र में कौन नहीं था? इंग्लैंड था ही, फ्रांस था ही, तुर्की था। मित्र राष्ट्र में कभी वो था ही नहीं। तुर्की किस राष्ट्र में होगा? तो धुरी राष्ट्र में था। किस राष्ट्र में? तो लेकिन ये प्रथम विश्व युद्ध में नहीं था। ठीक है, तो तुर्की यहाँ पे मित्र राष्ट्रों में शामिल नहीं था। ठीक है, गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई थी? तो बिस्मार्क। क्या नाम था उसका? बिस्मार्क। जर्मनी का था, तो इसी ने गुप्त संधियों की नीति अपनाई थी। 1879 की द्वैध संधि किन राष्ट्रों के मध्य हुई थी? ठीक है, द्वैध संधि किसके बीच में हुआ था? तो ये जो संधि, और यही कहीं ना कहीं आपको बताया था प्रथम विश्व युद्ध के कारण में कि गुप्त संधि जो किया गया था किसके किसके बीच में? ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच में। चूंकि जर्मनी को डर था कि चूंकि उसने जो है फ्रांस का सेंट लॉरेंस जो क्षेत्र था उसको अपने कब्जे में ले लिया था, तो उसको डर था कि कभी ना कभी फ्रांस हम पे अटैक करेगा। ठीक है, तो इसीलिए उसने क्या किया था कि अपना गुप्त संधि कर लिया था। ठीक है, 1882 का त्रिकूट संधि में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? जर्मनी था, इटली था, इंग्लैंड तो मित्र राष्ट्र का था, तो ये नहीं होगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। इंग्लैंड ने अलगाव की नीति किस वर्ष त्याग दी थी? तो 1904 में अलगाव की नीति त्याग दी और उसने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। त्रिराष्ट्रीय समझौता में कौन सा देश शामिल नहीं था? इंग्लैंड था, फ्रांस था। यहाँ पे जर्मनी होगा? नहीं होगा, ये यहाँ पे शामिल नहीं था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को विश्व इतिहास के जो क्वेश्चन हैं वो समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने जो है थ्योरी को नहीं पढ़ा है, और हमने अच्छे से और समान लैंग्वेज में आपको फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, सारा टॉपिक को हमने आपको जो है कंटेंट में करा दिया है। आप अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रही है, तो आप जरूर जा करके कंटेंट वाले सारे जो है वीडियो लेक्चर को देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव को एक बार बना लीजिए। ठीक है, सारा कुछ आपको कराया हुआ है, घबराने की बात ही नहीं है। आप लोग की तैयारी बेहतरीन हो चुकी है। ठीक है, अब बस और बस आप लोग क्या कीजिए कि रिवीजन करते रहिए। अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, और ये इसमें लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन है, 47। तो ये आपका जो वर्ल्ड हिस्ट्री का टेस्ट 3 के क्वेश्चन है। तो उसमें आपका सोशल साइंस में वर्ल्ड हिस्ट्री वाले में जाइएगा तो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का भी टेस्ट है डाला हुआ। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, अब मात्र 299 में उनको टेस्ट सीरीज करवाया जाएगा। तो आप लोग जो भी है ऐप को डाउनलोड करके जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो अभी भी जुड़ सकते हैं। मात्र 299 में कम से कम टेस्ट दे लीजिए और ऑब्जेक्टिव, और जो जो टॉपिक लगता है कि आपको अभी तक समझ में नहीं आया है तो उसका वीडियो जा करके देख लीजिए। ठीक है, अब लास्ट ही है, जो ही दिन चल रहा है, क्योंकि अब आपका जो है कोर्स लगभग कंप्लीट है, और बस अब आपको टेस्ट देना है, सॉल्यूशन देखते रहना है। ठीक है, और कहीं ज़्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो एग्ज़ाम होगा बेहतरीन जाने वाला है, और आप लोग अच्छा स्कोर कर भी रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग 60-65 स्कोर कर लेते हैं तो आप लोग रिजल्ट में रहिएगा। कट ऑफ भी मैं एक वीडियो बना करके आपको बता दूंगा कि कट ऑफ रेंज कितना रहने वाला है, क्योंकि हमने बहुत सारा टेस्ट लिया है और लगभग पूरे बिहार के लोग जो भी जहाँ से हैं जुड़े हैं। तो अगर मान के चलिए 100 लोग टेस्ट दिए हैं तो हमने देखा है कि मैक्सिमम जो है 75 से 80 तक मार्क्स गए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि कट ऑफ 65 और 75 के बीच में ही रहेगा आपका। ठीक है, 65 और 75 के बीच में ही रहेगा, आप देख लीजिएगा। तो जो लोग 60-65 ला रहे हैं अभी, तो आप लोग अच्छा करेंगे एग्जाम में। बस मेहनत करते रहिए, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, और अच्छे के लिए ही आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसलिए घबराना तो बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, हाँ, जो लोग अभी तक एकदम निफिकीर होकर के बिना पढ़े लिखे सोच रहे हैं तो उनके लिए दिक्कत है। ये एसटेट का एग्ज़ाम नहीं है या सीटेट का कि आप बिना पढ़े पास कर जाइएगा। इसके लिए आपको मेहनत करना होगा, और आपको पता होगा हमने कितना मेहनत किया आपके साथ में। ठीक है, चलिए, आधुनिक युग को लाने में किस घटना का योगदान है? तो स्वाभाविक सी बात है, आधुनिक युग जो है यूरोपीय इतिहास की एक प्रमुख घटना है। तो इसमें जो मेन जो घटना घटित हुई थी वो पुनर्जागरण हुआ था सबसे पहले। उसी के बाद जो है आपका 14वीं सदी में यूरोप में क्या हुआ कि लोग फिर से जागे।
जब आपका कस्तितुनिया का पतन होता है 1453 ईस्वी में, तो वहाँ के जो बुद्धिजीवी जो थे, ठीक है, जो वहाँ के लेखक कह सकते हैं, कवि कह सकते हैं, विद्वान कह सकते हैं, जब वो जाते हैं इटली में, तो फिर यूरोप वासियों में एक चेतना जागृत होती है जिसको कि पुनर्जागरण या रेनेसा कहा गया है, फिर से जागना। तो वो अपने ग्रीक रोमन काल के बातों को याद करते हैं और फिर से जो है अपनी तरक्की देखने लगते हैं। तो ये पुनर्जागरण के बाद ही जो है वहाँ पे यूरोपीय में इतिहास में आधुनिक युग कहा जाता है, यानी 15वीं सदी से 15वीं सदी से जो है आपका आधुनिक युग की शुरुआत हो जाती है। कस्तितुनिया किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो आपको पता होगा कस्तितुनिया जो थी बेजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी थी। कौन सा? तो बेजेंटाइन। पुनर्जागरण का केंद्र कौन था? अभी तुरंत हमने बोला था पुनर्जागरण। अगर अभी तक पुनर्जागरण को नहीं पढ़े तो जाकर के हमारे कंटेंट में डाला हुआ है वीडियो, उसको देखिए। बार बार मैं बोल रहा हूँ इसीलिए क्योंकि केवल आपके ऑब्जेक्टिव बनाने से नहीं होगा, जब तक आप उसको समझिएगा नहीं तब तक आपसे नहीं होगा। धर्म युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो आपको पता होगा धर्म युद्ध जो है दो धर्मों के बीच में हुआ था, ईसाई और किसके बीच में? तो इस्लाम के बीच में, ठीक है। तो धर्म युद्ध जो हुआ था दो कह सकते धर्म के बीच में हुआ था। तो देखिए क्या कारण था? पोप की शक्ति को सीमित करना, तुर्कों से जेरूसलम को मुक्त कराना, खलीफा की शक्ति को सीमित करना, ठीक है। तो इसका मेन था जो आपका जेरूसलम जो है, ठीक है, उसको तुर्कों से मुक्त कराना, चूंकि वहाँ पे इस्लाम धर्म के लोग थे। चूंकि जेरूसलम एक ऐसा जगह है जो कि ईसाई धर्म के लिए भी, क्रिश्चियन मानने वालों के लिए भी, इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए भी, सबके लिए वो जो है तीर्थ स्थल के रूप में है, ठीक है। इसीलिए यूरोप में तर्कवाद का विकास किस घटना का परिणाम था? तो पुनर्जागरण के बाद ही क्या हुआ? तर्कवाद। पहले क्या था? पहले मानो तब जानो। पहले का क्या था? पहले मान लो कि पृथ्वी चिपटी है या पृथ्वी गोल है, तब जानना। अब क्या हो गया? पहले जानो तब मानो, यानी पहले हम जानेंगे। जैसे पहले क्या था कि हम सबको ईश्वर ने बनाया, ईश्वर ने बनाया है, ये आपका क्या है कि एक प्रकार का कह सकते फिलॉसफी, दर्शन, कि हम लोग को ईश्वर ने बनाया। लेकिन हमने ईश्वर को बनाया, ये तर्क कहता है। ये तर्क क्या कहता है? कि हमने ईश्वर को बनाया। हम चाहते हैं तो किसी पत्थर को भी ईश्वर बना देते हैं, रूप बना देते हैं। जिसको मान लेते हैं उसी को भगवान के रूप में देखने लगते हैं। तो ईश्वर को किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। तो तर्क और जो है आपका दर्शन में अंतर हो जाता है। तो यहाँ पे जो है तर्कवाद का विकास जो किस घटना का परिणाम था? तो पुनर्जागरण का ही परिणाम था। किसका परिणाम था? तो पुनर्जागरण का आपका परिणाम था। निम्नलिखित में से किस कारण ने भौगोलिक खोजों को प्रश्रय नहीं दिया? ठीक है, किस कारण ने भौगोलिक खोजों को प्रश्रय नहीं दिया? यानी मैक्सिमम चीज ने दिया, जो नहीं दिया है वो क्या है? जो है नवीन होना चाहिए। नवीन वैज्ञानिक आविष्कार ने ये बिल्कुल दिया, क्योंकि नए नए जहाज यंत्र के आविष्कार हुए तो वो भौगोलिक खोज हुआ। धर्म युद्धों के प्रभाव में ये भी हुआ, जिससे क्या हुआ? 1453 में कस्तितुनिया का पतन हो गया, तो ये भी कारण था। राज शक्ति की ये नहीं था, राज शक्ति की दुर्बलता से आपका भौगोलिक खोज होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका नहीं होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा कि किस घटना ने प्रश्रय नहीं दिया या किस कारण ने भौगोलिक खोज की प्रश्रय नहीं दिया। तो राजशक्ति की दुर्बलता तो होगा नहीं। दूरबीन का आविष्कारक आप लोग बचपन से पढ़ते आते हैं, दूरबीन के आविष्कारक गैलीलियो को कहा जाता है। एस्ट्रोलेब एक प्रकार का क्या था? अक्षांश बताने वाला एक प्रकार का यंत्र था। एस्ट्रोलेब क्या था? एक प्रकार का अक्षांश बताने वाला यंत्र था। खांचा पद्धति से विशाल और मजबूत जहाज किस देश में बनाए गए थे? सबसे पहले आपको पता होगा कि जहाज बनाने में जो है स्पेन की भूमिका थी। तो स्पेन याद रखिएगा, खांचा पद्धति से सर्वप्रथम जो है स्पेन ने ही आपका अपना जहाज बनाया था, ठीक है। हल्के और तेज गति चलने वाले कैरेवल जहाज किन लोगों ने बनाए थे? तो ये जो हल्का जो सबसे जहाज था वो पुर्तगालियों ने बनाया था, ठीक है। किसने बनाया था? तो पुर्तगालियों ने बनाए थे। कोलंबस मूलतः कहाँ का वासी था? तो कोलंबस मूलतः जो वासी था वो आपका कहाँ का था? बताइए कोलंबस के बारे में। इटली का कहा जाता है। कहाँ का वासी था? मेन रूप से इटली का। कोलंबस मूलतः किस देश का था? लेकिन वो बाद में चल करके स्पेन चला जाता है, ठीक है। वहीं से वो खोज में निकलता है। ऐसे कई किताब में कोलंबस को स्पेन वासी भी बताया, लेकिन मूलतः लिख दिया हुआ है, इसीलिए इटली का ही मारिए यहाँ पे।
ऐसे इसको नेट पे एक बार सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। कोलंबस ने 1492 में किस स्थान की खोज की थी? तो ये तो अमेरिका का खोज किया था 1492, और 1498 में वास्को डी गामा ने, जो पुर्तगाली था, वो भारत की खोज की थी। हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजा था? तो हेनरी द नेविगेटर, जो कि आपको पता होगा बहुत अच्छे तैराक भी थे और नाविक अभियान में इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है मदद किया है। तो पुर्तगाल के ही ये राजा थे, हेनरी द नेविगेटर, ठीक है। तो इन्हीं के कारण से जो है भौगोलिक खोज को प्रोत्साहन दिया गया था। वास्को डी गामा किस वर्ष भारत पहुंचा? अभी तुरंत हमने चर्चा किया 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पे पहुंचा था? तो कालीकट पे पहुंचा था, ठीक है। ब्राजील की खोज कैब्रल ने किया था, याद रखिएगा। ब्राजील की खोज किसने किया था? कैब्रल ने किया था, अति महत्वपूर्ण है। ब्राजील की खोज किसने की थी? कैब्रल ने किया था। कैप्टन कुक किस स्थान की खोज किया था? कैप्टन कुक आपको हमने बताया था पहला ही क्लास में, ऑस्ट्रेलिया की खोज किया था, भौगोलिक खोज चैप्टर से है। सर जॉन और सेबेस्टियन कैबोट ने किस स्थान का पता लगाया था? तो ये स्थान है आपका न्यू फाउंडलैंड, ठीक है। सर जॉन और सेबेस्टियन ने किस स्थान का पता लगाया था? न्यू फाउंडलैंड। जमोरिन कहाँ का राजा था? तो आपको पता ही है, कालीकट। दास व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा था, जहाँ पे दास व्यापार सबसे ज़्यादा किया जाता था? तो ये था आपका लिस्बन। लिस्बन से ही आपका दास व्यापार यहाँ पे किया जाता था। बैंकिंग घराना मेडिसी कहाँ का था? तो आपको पता ही होगा, जो बैंकिंग घराना मेडिसी, ठीक है, ये कहाँ का था? तो ये जो था वो फ्लोरेंस का ही था, मेडिसी घराना। यूरोप में चांदी की आयात मुख्य रूप से कहाँ से होता है? तो यूरोप में जो चांदी होगा वो मैक्सिको जो है चांदी उत्पादन में है, तो इसीलिए मैक्सिको याद रखिएगा। भौगोलिक खोजों का तत्कालिक प्रभाव किस पर नहीं पड़ा? व्यापार वाणिज्य के विकास पे, ये गलत है। उपनिवेशवाद के, ये औद्योगिक क्रांति पे, ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति के पर उस समय प्रभाव नहीं पड़ा था, उसके बाद आगे चल के पड़ा, क्योंकि औद्योगिक क्रांति उस समय हुआ ही नहीं था। औद्योगिक क्रांति तो 17वीं सदी में हुआ था, 16वीं 17वीं सदी के आसपास, तो उस समय तो हुआ ही नहीं था, इसलिए उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस सामाजिक वर्ग का महत्व बढ़ा? जब भौगोलिक खोज हुआ तो एक वर्ग आया, व्यापारी वर्ग, जो कि देश विदेश जाके व्यापार करेंगे, तो इसका महत्व जो है आपका समाज में बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद अमेरिका की खोज किसने की थी? तो कोलंबस ने किया था। अमेरिका की खोज किसने किया था? अब देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 25, ध्यान से देखिए। अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था, लेकिन अमेरिका की खोज करने वाला नाविक किस मूल का था? ठीक है, तो जो कोलंबस था वो मूल किस मूल का था, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो स्पेन के तरफ से तो गया था, लेकिन ये था इटली का ही, इसीलिए इतालवी हम बोलेंगे। अब ये कन्फर्म हो गया कि कोलंबस जो था वो इटली का ही मेन वासी था, क्योंकि यहाँ एक क्वेश्चन और उससे क्रिएट हो गया। देखिए स्पेन के तरफ से गया था, ठीक है, लेकिन ये मेन रूप से वासी कहाँ का था? नाविक जो था इटली का ही था, इसीलिए इतालवी नाविक था। खोज करने वाला नाविक किस मूल का था? तो इतालवी मूल का था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा आप लोग को। इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में कितने उपनिवेश स्थापित किए थे? तो उत्तरी अमेरिका में इंग्लैंड ने टोटल 13 उपनिवेश, चूँकि अलग अलग वहाँ भी स्टेट है, तो सबको मिलकर के यूनाइटेड स्टेट बना है, तो 13 जो है उपनिवेश स्थापित अमेरिका ने वहाँ पर किया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड का राजा कौन था? तो आपको पता होगा, हमने बताया था जॉर्ज तृतीय उस समय इंग्लैंड के राजा हुआ करते थे। अमेरिकी उपनिवेश के प्रशासन का प्रधान कौन होता था? तो अमेरिकी उपनिवेश का जो प्रशासन का जो प्रधान था उस समय गवर्नर हुआ करता था, ठीक है। प्रशासनिक क्षेत्र में उपनिवेश वासियों को किस मांग ने संघर्ष को और बढ़ावा दे? स्वतंत्रता की मांग, मताधिकार, प्रशासनिक स्वायत्ता, यानी हम लोग अपना प्रशासन खुद देखेंगे अमेरिका में, ठीक है। तो प्रशासनिक स्वायत्ता। जॉर्ज तृतीय किस नीति ने उपनिवेशियों में आक्रोश बढ़ा? व्यक्तिगत शासन नीति, प्रजातीय विभेद की नीति, धार्मिक उत्पीड़न की नीति। तो इसका जो प्रमुख कारण हो जाएगा आपका व्यक्तिगत शासन की नीति जो थी उसका, जॉर्ज तृतीय का, वो यहाँ उपनिवेशियों में आक्रोश बढ़ा दिया। मनमाने तरीका से जो मन होता था वो लागू कर देता था। सप्तवर्षीय युद्ध में चूंकि यहाँ पे क्या बोला था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, अमेरिकी क्रांति में, क्यों? क्योंकि उसके प्रतिनिधि इंग्लैंड में थे नहीं। सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई?
तो आपको पता होगा जो आपका सप्तवर्षीय युद्ध हुआ इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ, जिसमें फ्रांस की हार हो जाती है, इसीलिए तो ये बदला लेने के लिए अमेरिका को समर्थन करता है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग की भूमिका थी? तो मेन रूप से जो वर्ग होगा वो होगा मध्यम वर्ग का, ठीक है। कोई भी क्रांति में मध्यम वर्ग की ही भूमिका आपको ज़्यादा मिलेगा। और अमेरिका उपनिवेशों में जो धर्म था वो किस संप्रदाय के लोग थे? तो प्यूरिटी। एंग्लिकन थे इंग्लैंड में, और प्यूरिटिन जो थे जो कि राज को धर्म से अलग मानते थे, जबकि एंग्लिकन जो मानते हैं राज और धर्म दोनों साथ साथ होना चाहिए। लेकिन प्यूरिटन जो नई सोच के थे, विचारधारा के थे। तो अमेरिका में जो ईसाई थे, क्रिश्चियन थे, ठीक है, यहाँ ईसाई होना चाहिए। जो अमेरिका में ईसाई जो थे वो किस संप्रदाय के थे? तो वो आपके प्यूरिटन थे। कौन थे? तो प्यूरिटन। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए अमेरिका किस महासागर के किनारे बसा हुआ है? तो अटलांटिक महासागर के किनारे बसा हुआ है। निम्नलिखित में से किस पर टॉमस पेन जो है इंग्लैंड के ही थे, लेकिन इन्होंने बोला तो फिर अमेरिकी वासी जागृत हुए थे, ठीक है। तो स्वतंत्रता पर इन्होंने कहा था कि मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि एक छोटा सा जो इंग्लैंड है वो इतने बड़े अमेरिका पे कैसे शासन कर लेता है, ठीक है। और इससे अमेरिकी जो बुद्धिजीवी थे या स्वतंत्रता सेनानी थे, तो इनके बातों में आकर के फिर इंग्लैंड का विरोध करना शुरू किए थे, ठीक है। तो टॉमस पेन इंग्लैंड के ही थे मेन रूप से। तो स्वतंत्रता पर ही इन्होंने बोला था। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर रहे, किस क्रांति का नारा है? तो अमेरिकी क्रांति का है। किसने दिया था? तो सैमुअल एडम्स ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में दिया था। किसने दिया था? सैमुअल एडम्स ने। स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था? तो ग्रेनविले ने। हम आपको बताया था कि ग्रेनविले ने जो है स्टाम्प एक्ट आपका लगाया था। 4 असहनीय कानून किस वर्ष पारित किए गए थे? 1774 ईस्वी में, ठीक है, अमेरिका में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? आपको पता ही होगा, बोस्टन की चाय पार्टी, जहाँ पे कि डायरेक्ट जो है एशिया महादेश से जो चाय की खपत गई थी, तो ब्रिटेन ना जा करके डायरेक्ट अमेरिका के पोर्ट पे ही गया था। चूँकि वहाँ के जो शासक थे उस समय इंग्लैंड के, उन्होंने सोचा कि डायरेक्ट अगर चाय का खपत वहाँ जाएगा तो टैक्स में कुछ कमी होगी। लेकिन यहाँ जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको उल्टा लगा कि कोई ना कोई टैक्स लगाने के लिए सरकार ने ऐसा किया है कि डायरेक्ट जो है एशिया से जो चाय की खपत है, पहले क्या था ब्रिटेन होके जाता था, लेकिन डायरेक्ट भेजा है तो कुछ ना कुछ बात है, इसीलिए उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन, फिलाडेल्फिया जो था उसका प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? ठीक है, तो 1774 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1774 ईस्वी में। फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन कब हुआ था? तो 1776 ईस्वी में, 2 वर्ष बाद, ठीक है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ था? तो वह जगह था लेक्सटन। ये आप पढ़े होंगे, हमने पढ़ाया था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में, आप देख लीजिएगा वीडियो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिलाडेल्फिया सम्मेलन ने किस तिथि की स्वतंत्रता की घोषणा प्रस्ताव पारित किया था? ठीक है, तो 4 जुलाई को। 14 जुलाई को फ्रांस और 4 जुलाई याद रखिएगा अमेरिका, ठीक है। स्वतंत्रता की घोषणा को तैयार करने की प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो जो स्वतंत्रता की घोषणा पत्र तैयार किया था उसमें जेफरसन का महत्वपूर्ण योगदान था। तो टॉमस जेफरसन, याद रखिएगा, टॉमस जेफरसन जो था उसको स्वतंत्रता की घोषणा के तैयार करने में प्रमुख भूमिका थी उसकी। किस संधि के अनुसार अंग्रेजी सरकार ने अमेरिकी उपनिवेश को स्वतंत्रता दे दी? वो कौन सा संधि था? तो याद रखिएगा पेरिस की संधि जो 1763 में हुआ है, इसके तहत अमेरिका को स्वतंत्रता दे दी गई थी 1763 ईस्वी की जो पेरिस की संधि के तहत, ठीक है। उसके बाद है अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन बने? तो जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति उस समय बनाए गए थे, एक सेकेंड, टॉमस जेफरसन, मुझे तो लग रहा है जॉर्ज वाशिंगटन होना चाहिए, एक बार मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक है। आप लोग बताइए क्या होगा, आप लोग बताइए। पहले राष्ट्रपति कौन बने? हाँ, वाशिंगटन ही होगा। और कोई क्वेश्चन मिस्टेक तो नहीं हुआ? वाशिंगटन ही बनेंगे अप्रैल 1789 को, ठीक है, वाशिंगटन होगा। यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है, मिस्टेक से आपका जो है इसका आप सुधार लीजिएगा, आंसर जॉर्ज वाशिंगटन ही होगा, ठीक है।
और कोई क्वेश्चन जिसमें मिस्टेक तो नहीं हुआ है और भी देख लीजिएगा एक बार आप लोग अच्छे से, और आप लोग ने भी पढ़ा है एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है कोई मिस्टेक हो गया हो तो ज़रूर आप लोग अपना सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। और कहीं कोई तरह का कोई क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं हुआ मेरे द्वारा, ठीक है। अगर हुआ होगा तो आप लोग सुधार कर लीजिएगा अपना, ठीक है। हो सकता है कहीं मिस्टेक हो गया हो।